नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो बिजनेस लॉ का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। तो बढ़ते हैं आज का मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में। और इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सेल ऑफ गुड्स के बारे में जाना था कि किस तरीके से किस कॉन्ट्रैक्ट से सेल ऑफ गुड्स होता है, सेल ऑफ गुड्स का क्या काम होता है, इन सभी के बारे में जाना था। आज हम लोग फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फॉर्मेशन क्या होता है। फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड रिगार्डिंग द स्पेसिफिक ऑफ द गुड्स that the seller is selling to the buyer for a set price। तो फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वो एक सेल ऑफ गुड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर स्पेसिफिक हर एक सामान का एक अलग प्राइस सेट किया जाता है, जो सेलर बायर को बेच सके और बायर उस सेलर से वो सामान खरीद सके। तभी आज को 10 रुपये का साबुन का प्राइस 10 रुपये है और करोड़ों का हीरा का दाम करोड़ों है। अगर ऐसा सेट ऑफ प्राइस नहीं होता तो 10 रुपये का साबुन करोड़ों में बिकता और करोड़ों का हीरा 10 रुपये में बिकता। तो ये एक फॉर्मेशन भी किया था, ये कॉन्ट्रैक्ट भी किया था कि वहाँ पे ये देखा था कि कौन कौन उस प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए सक्षम है, उस हिसाब से आप लोग उस प्रोडक्ट का प्राइस रखते हैं। तो इसके अंदर भी दो एलिमेंट्स हम लोगों ने ऐड किए हुए हैं, एक है यूसीसी जनरल कॉन्ट्रैक्ट रूल्स और दूसरा एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स रेफर्स टू फॉर्मिंग अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन गुड्स आर ब्रॉट और सोल्ड। द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स किसे रेफर करता है, वो गुड्स के उस कॉन्ट्रैक्ट को रेफर करता है, फॉर्मिंग को रेफर करता है, जो बेचने में और खरीदने में मदद होता है, जिसको हम लोग खरीद सकते हैं उस दाम पे और उस दाम पे बेच सकते हैं। याद रखिए, खरीदने और बेचने वाला का जो प्राइस होता है वो उसमें डिफरेंस होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई होलसेलर है, वो कंपनी से अगर प्रोडक्ट लेकर आ रहा है वो 10 रुपये में लेकर आ रहा है, लेकिन उसका एमआरपी जो है वो 15 रुपये है। अब वो क्या करता है, होलसेलर रिटेलर को या फिर डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचता है तो उसे वो 13 रुपये में बेचता है, जिससे उसे 3 रुपये का लाभ होता है। अब वो रिटेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, कस्टमर को 15 रुपये में बेचता है, क्योंकि उसका एमआरपी जो है वो 15 रुपये है। तो कस्टमर उस 15 रुपये में उस प्रोडक्ट को खरीदता है और कस्टमर बोलता है कि ये मैं 15 रुपये में खरीद कर लेकर आया हूँ। तो ये एक सेल ऑफ गुड्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो सिर्फ रिटन फॉर्म में नहीं होता है। आप कहीं देखोगे तो कहीं कहीं आपको बोला जाता है कि हर कॉन्ट्रैक्ट रिटन फॉर्म में होता है, लेकिन जो सेल ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिटन फॉर्म में बेसिकली नहीं होता है अधिकतर। तो इसी तरीके से बॉट और सोल्ड का भी खरीदने और बेचने का भी अंतर होता है, प्राइस का अंतर होता है। उन लोग का एक तो प्राइस सेट किया रहता है कि इतना रुपए में इतना रुपए तक आप होलसेलर को दोगे और इतना रुपए से लेकर इतने रुपए तक आप रिटेलर या कस्टमर को दोगे। UCC Article 2 addresses many of the important rules regarding this। UCC जो है वो 2 आर्टिकल एड्रेस किया है जिसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट रूल के बारे में बताया गया है। फॉर्मिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज where a contract is made regarding the specific of the goods that the seller is selling to the buyer for a set price। पहला तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का ये होता है, सेल ऑफ गुड्स का ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कहाँ से वो प्राइस को, कौन से स्पेसिफिक सामान पे किस तरीके प्राइस लगाए ताकि सेलर जो उसे सेल कर सके और बायर जो है उस प्राइस पे उसे खरीद सके। वो एक प्राइस सेट करते हैं। जैसे कि 10 रुपये का साबुन को हम लोगों ने कैसे पता चला कि वो 10 रुपये का है, तो वो कहीं ना कहीं कंपनी के थ्रू सेट किया गया था कि इससे मार्केट में हम लोग सिर्फ 10 रुपये में बेच सकते हैं इतना ग्राम साबुन। फिर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैन बी बिटवीन वन पार्सल ओनर एंड अनदर। और ये कॉन्ट्रैक्ट किनके बीच होता है, एक पार्सल ओनर से दूसरे ओनर तक, यानी कि जब तक आपके पास वो सामान है तब तक आप उसके ओनर हो और जैसे ही आपने उसे बेच दिया वो
उसका ओनर अब कोई और हो गया। द पार्सल ओनर ऑफ द गुड्स एग्रीज टू ट्रांसफर देयर ओनरशिप ऑफ टू द बायर फॉर वैल्यू विद द बोथ एग्री ऑन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्सल ओनर जो होता है, ये पार्सल ओनर और जो ओनरशिप लेने वाला है, उन दोनों के बीच में पहले से एक तो कॉन्ट्रैक्ट बना रहता है कि जिस चीज का सामान का पैसा आप दे रहे हो, जैसे ही वो सामान उसके पास गया उसका ओनर वो हो गया। जैसे कि ये सभी फील्ड में देखा जाता है, आप लोग भी बहुत हमेशा करते हो। आपने चाहे साबुन खरीदा या पेंसिल खरीदा या लैपटॉप खरीदा या फोन खरीदा या कुछ भी खरीदा, कोई भी चीज दुनिया में कोई भी चीज आपने खरीदा है, तो जब तक आपने उसे नहीं खरीदा तब तक उसका ओनर वो कंपनी वाला होता है या फिर वो रिटेलर होता है, और जैसे ही आपने उस आदमी से वो प्रोडक्ट खरीद लिया उसके ओनर आप हो जाते हो। तो ये चीज होता है। दिस कॉन्ट्रैक्ट कैन बी कंडीशनल और एब्सोल्यूट डिपेंडिंग ऑन व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज डिजायर। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो कंडीशनल होता है, जो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पार्टी का क्या डिजायर होता है। तो यूसीसी जनरल कॉन्ट्रैक्ट रूल के तरफ अब चलते हैं कि वो क्या होता है, वो समझते हैं। मैनी लॉयर्स विल एडवाइज दैट यू शुड ऑलवेज हैव अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट व्हेन यू आर मेकिंग अ डील। आप लगभग हर लॉयर के पास जाओगे तो हर लॉयर आपको यही कहेगा कि आप जो कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो तो उसका आप एक रिटन फॉर्म में डीड बना लीजिए या उस डील को एक रिटन फॉर्म में कर लीजिए। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर चीज हम लोग रिटन फॉर्म में करने जाएंगे तो वो प्रोसेस बहुत हो जाएगा। आप अगर 5 रुपए पेंसिल लेने जा रहे हो मार्केट में, तो क्या आप उसका रिटेलर से आप उसको रिटन फॉर्म में एक तो डीड बना के दोगे कि नहीं, मैं ये आपसे ये पेंसिल ले रहा हूँ 5 रुपए में, तो आप इसमें साइन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो ये एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जा रहा है। वो कहीं कहीं पे अब उसे किया गया किसी एक पर्टिकुलर चीज पे यूज करने के लिए कहा गया है कि आप अगर कुछ जमीन खरीद रहे हो या फिर बिल्डिंग खरीद रहे हो या फिर दूसरा कुछ बड़ा काम कर रहे हो, तो उसमें आपको जरूरत पड़ेगा कि आपको एक कॉन्ट्रैक्ट डीड बनाना होगा और उसमें सारा रिटन फॉर्म में लिखा रहेगा। आप अगर 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए का कुछ सामान ले रहे हो तो उसके लिए आपको डीड बनाना नहीं पड़ेगा। There are certain requirements that must be included in a sale contract when they are written, and this is known as the statute of frauds. और जैसे कि आप लोग सभी को जानते हैं, ये एक रिक्वायरमेंट होता है, ये बेसिकली एक रिक्वायरमेंट है, ऑफिशियल रिक्वायरमेंट है, और जो इसे नहीं अपनाता है, इसे रिटर्न फॉर्म में नहीं करता है, वो एक स्टैचू ऑफ फ्रॉड के नाम से जान सकते हैं कि वो एक स्टैचू ऑफ फ्रॉड हो रहा है। तो जो हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते, कोई डील नहीं करते हैं, एक डीड में नहीं लिखे रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या स्टैचू ऑफ फ्रॉड बोल सकते हैं? तो चलिए आगे देखते हैं। The main principle of contract law is that there must be an offer as well as an acceptance in order for a contract to be formed. तो जैसे हमने आगे पहले वीडियो में पढ़ा था कि एक्सेप्टेंस जो ऑफर कर रहा है दूसरे को और दूसरा वाला का एक्सेप्टेंस होना चाहिए, मंजूरी होना चाहिए कि हाँ ठीक है मैं रेडी हूँ, तभी वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाता है। अगर दूसरा वाला नहीं मंजूर होता है, उसको फोर्स किया जाता है, तो वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। There does not necessarily need to be a certain moment of agreement between the two parties in order for the contract to be a binding. तो यहाँ पे ये भी बोला गया कि ये नेसेसरी नहीं होता है कि हर एग्रीमेंट में दो पार्टी के बीच में कोई भी रिटन फॉर्म में कॉन्ट्रैक्ट बने या फिर कुछ भी हो। It specific term as missing from the contract. It is not necessary invalid. Sometimes a contract will need to be modified and the rules for doing this can be founded in Article 2. One of the rule is there does not need to be any extra consideration in order for the modified contract to be effective. तो आर्टिकल 2 में ये फाइंड किया गया, ये मिला है कि कोई भी पार्टी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकता है, अपने हिसाब से रूल लगा सकता है, लगभग रूल चेंज कर सकता है, और पूरा जो मेन फॉर्म का रूल होता है उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। वन ऑफ द रूल इज देयर डजंट नीड टू बी एनी एक्स्ट्रा कंसिडरेशन इन ऑर्डर ऑफ द मॉडिफाइड कॉन्ट्रैक्ट बी इफेक्टिव।
और अगर कोई ऐसा करता है कि जो मेन रूल है उसको भी चेंज करने की कोशिश करता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होने का भी आशा किया जा सकता है। इन एडिशन टू स्टेटमेंट्स दैट द सेलर मस्ट डिलीवर देयर गुड्स एंड द बायर मस्ट पे फॉर देम, देयर आर अदर रूल्स व्हेन इट कम्स टू ऑब्लिगेशन, दिस इंक्लूड द फॉलोइंग। अब यहाँ पे कुछ एडिशन स्टेटमेंट्स भी हम लोगों ने देखा लिख रखा है। जो सेलर एक बायर के तरफ जब अपना प्रोडक्ट को डिलीवर करता है तो उसका भी कुछ रूल्स रेगुलेशन है, ऑब्लिगेशन है, उसको भी हमने इंक्लूड किया है। तो वो हम लोग समझते हैं। सर्टेन रिस्क कैन बी एलोकेटेड बिटवीन द बायर एंड सेलर। एक तरह का रिस्क दोनों के बीच में देखा जाता है, जो बायर होता है उसके बीच में भी और सेलर होता है उसके बीच में भी एक अलग तरह का एलोकेटेड रिस्क दिखता है कि हो सकता है प्रोडक्ट मेरा हाथ से गिर के खराब हो जाए या फिर कुछ भी हो जाए, कि अगर बायर नहीं माना या बायर अपने बात से मुकर गया तो इस तरीके से। दूसरा, अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट नीड टू आउटलाइन द स्पेसिफिक प्राइस। और जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें कोई बायर के लिए स्पेसिफिक प्राइस का होना जरूरी नहीं है। तीसरा, अ रूल स्पेसिफाइंग हाउ टू ऑर्डर आइटम्स दैट आर डिलीवर्ड इन द सेवरल लॉट्स। तीसरा नंबर रूल क्या होता है कि जो भी ऑर्डर हुआ है किस तरीके से वो ऑर्डर हो रहा है वो आइटम, और उसका किस तरीके से डिलीवरी हो रहा है उस लोकेशन पे, ये मायने रखता है। द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट इज व्हाट द टू पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू डू। The basic obligation when it comes to a contract for the sale of goods is that the buyer pays for the item the seller delivers. According to the section 2503, the section must make sure the buyer has been notified within a reasonable amount of time to accept the delivery. According section 2503 में क्या बताया गया कि जो भी सेलर सामान बेच रहा है उसमें बायर का क्या दायित्व होता है कि जो भी उस प्रोडक्ट का प्राइस है उसे वो ध्यान से देखा है या नहीं देखा है। हो सकता है कि बहुत बार ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है देखने में कि जो चीज 5000 लिखा रहता है या फिर 50,000 लिखा होता है उसे हम लोग 5000 पढ़ लेते हैं या फिर 50,000 पढ़ लेते हैं 5000 को। तो इस तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग भी होता है। तो बायर से ये रिक्वेस्ट हमेशा उन लोग का होता है कि वो लोग जो भी प्रोडक्ट देख रहे हैं या फिर जो भी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट का प्राइस वो अच्छे से देख ले और समझ ले, ताकि जब उनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचे डिलीवरी हो तो उसे वो एक्सेप्ट कर सके। फिर सेक्शन 2508 में क्या बताया गया, सेज दैट इफ द रॉन्ग गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर दे नीड टू फिक्स द मिस्टेक बाय डिलीवरिंग द करेक्ट आइटम्स विद इन अ सर्टेन टाइम फ्रेम विच शुड बी आउटलाइंड इन द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 2508 में क्या बताया गया कि अगर कोई सेलर गलत प्रोडक्ट को डिलीवर कर देता है अपने कस्टमर के पास तो उसका पास एक टाइम फ्रेम के अंदर दूसरा नया प्रोडक्ट यानी कि उसका जो मेन प्रोडक्ट है उस टाइम फ्रेम के अंदर दे दिया जाए, ताकि सेलर और बायर के बीच में किसी तरीके का अनबन ना हो और कोई भी कॉन्ट्रैक्ट उससे आउटलाइन ना हो, यानी कि खराब ना हो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। फिर ये तो हो गया यूसीसी। अब हम लोग पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स। देयर आर सेवरल फीचर्स दैट आर क्रूशियल पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। ये एक सेवरल फीचर होता है, क्रूशियल पार्ट भी होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का, विच इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट टू सेल एंड अ सेल। और ये क्या इंक्लूड करता है, एग्रीमेंट को, किस चीज का, एग्रीमेंट टू सेल का और एक सेल का। There must be two parties where the goods go from one party to other party। और इस सेल के बीच में, इस एग्रीमेंट के बीच में दो तरह के पार्टीज होते हैं, जो एक पार्टी दूसरे को बेच रहा है और दूसरा पार्टी उसे खरीद रहा है, या फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी को बेच रहा है, दूसरा पार्टी तीसरे पार्टी को बेच रहा है, ऐसा। एज एन एग्जाम्पल, पर्सन ओन ग्रोसरी शॉप, ए ओन्स ए ग्रोसरी शॉप। एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक आदमी है जिसका नाम ए है, वो एक ग्रोसरी खरीदा यानी कि खाने पीने का सामान खरीदा। इफ ही सप्लाइज हिज फैमिली विद गुड्स फ्रॉम हिज शॉप देयर इज नो सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। और वो आदमी अगर अपने फैमिली को कोई सामान बांट रहा है या फिर दे रहा है अपने शॉप से, तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं कहलाता है। जैसे कि आपका अगर कोई दुकान है, आप अपनी दुकान में गए, कुछ बिस्किट ले लिए या फिर दुकान से आपका खाने पीने का सामान आ गया, तो वो उस तरीके से हम लोग उसको सेल नहीं बोल सकते हैं।
कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बोल सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर नहीं आता है। दिस इज बिकॉज द बायर एंड सेलर मस्ट बी टू सेपरेट पार्टीज। और ये क्या होता है, ये जब भी होता है ये बायर और सेलर के बीच में होता है जो अपना सामान को बेचता है। इफ पर्सन ए एंड पर्सन बी ओन अ टेलीविजन सेट टुगेदर, पर्सन ए इज अलाउड टू ट्रांसफर देयर ओनरशिप टू पर्सन बी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि एक पर्सन है और बी पर्सन है, वो दोनों रिलेटिव है, वो टेलीविजन खरीदता है एक साथ। पर्सन ए उसको बोलता है कि मैं आपका टेलीविजन जो है आपके ओनर आप तक ट्रांसफर कर दूंगा, उसके बाद फिर वो आप उस टीवी के ओनर हो जाओगे। दिस मीन्स पर्सन बी बिकम्स द सोल ओनर ऑफ द टेलीविजन। इसका मतलब ये होता है कि जब बी के पास वो टीवी पहुंच जाएगा तो वो सोल ओनर हो जाएगा, यानी कि अकेला सिर्फ ओनर हो जाएगा उस टीवी का। फिर दिस इज सिमिलर टू अ पार्टनर बाइंग goods from the company that he is a partner in. This is similar to a partner buying goods from the company that he is partner in. अब कोई अगर पार्टी जो है किसी कंपनी से पार्टनरशिप करता है और पार्टनरशिप में कोई सामान खरीदता है तो वो उस सामान का उस कंपनी का एक पार्टनर भी कहला सकता है। However, no one can buy their own goods. और इसमें क्या होता है कि कोई भी अपने लिए अपना सामान नहीं खरीद सकता, वो जब भी खरीदेगा तो दोनों के लिए खरीदेगा, दोनों उसको यूज करेंगे। इफ अ सेलर सेल्स द गुड्स और द नॉन पेमेंट ऑफ देयर मनी, अगर कोई सेलर कोई सामान को सेल करता है नॉन पेमेंट ऑफ देयर मनी में, द बायर कैन बाय देम एंड द डिक्री, और वो बायर उसे बाद में खरीद सकता है, उसका बाई जो मतलब खरीदने का जो लिमिट है उसको बंद कर सकता है, डिक्लाइन कर सकता है। एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी बिसाइड्स मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स आर कंसिडर्ड गुड्स। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डज नॉट कवर सर्विसेज और इमूवेबल पार्टीज। तो यहाँ पे वो बताइए कि कितने लोग होते हैं कि प्रोडक्ट सामान वो लोग उनके पास से खरीद लेकिन उधार में खरीद रहे होते हैं। आप में से भी बहुत लोग होंगे जो आपका मंथली में सामान आता हो, घर में खाने पीने का जो भी ग्रोसरी आता है, तो वो क्या होता है कि कई लोग होते हैं कि वो लोग 1 महीने का उधार लेकर काम करते हैं। 1 महीने का उधार लिए, फिर 1 महीने बाद गए पैसे दिए, फिर 1 महीने का सामान उधार में लेकर आ गए। तो इस तरीके से होता है। लेकिन अगर कोई पार्टी ऐसा करता है कि वो सिर्फ उधार में लिए जा रहा है और उसका पैसा वो नहीं दे रहा है, तो एक टाइम पे बायर उसका सामान खरीदने का लीगल वे को बंद कर सकता है, उससे नहीं खरीदने दिया जा सकता है। तो ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक सर्विस होता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू कवर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स और ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। इन ईच सेल there needs to be an agreement between the seller and the buyer for transfer of ownership। और हर एक सेल में ये एग्रीमेंट होता है सेलर और बायर के बीच में कि अभी जो सेलर है उस प्रोडक्ट का वो उस समय मालिक है, और जैसे उसने उस सामान को उस बायर को बेच दिया उस समय वो बायर उसका मालिक हो जाएगा। द जनरल प्रॉपर्टी गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड इज distinguished from a special property which gets transferred in case there's a pledge of goods. Therefore, a contract of sale has to have an absolute ownership transfer. Goods getting physically delivered are not necessary for transferring the ownership. यहाँ पे अभी जो हम लोगों ने ऊपर में बात किया कि अगर कोई सेलर किसी प्रोडक्ट को बेचता है, वो बायर की तरफ आता है, तो वो ओनरशिप का भी ट्रांसफर होता है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि अगर कोई सेलर उसके सामान को ट्रांसफर कर रहा है, फिजिकली ट्रांसफर कर रहा है या फिर डिलीवर कर रहा है, तो वो ट्रांसफरिंग ऑफ ओनरशिप नहीं कहलाता है। वो जब तक उस कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट नहीं पहुंचा देता है तब तक वो प्रोडक्ट उसका ही, उस प्रोडक्ट का मालिक वो सेलर ही होता है। फिर आता है कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। तो अभी तक तो हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ सेल ऑफ गुड्स पढ़ा था, अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशन एंड वारंटी। कंडीशन और वारंटी का बीच का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ऑल ऑफ अस हु हैव बॉट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और सिमिलर डिवाइसेस आस्क अबाउट द वारंटी पीरियड्स।
हम लोगों ने सभी लोगों ने लगभग इलेक्ट्रॉनिक सामान का खरीदारी किया है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जब भी हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि उसका वारंटी पीरियड का क्या है, वो 3 महीने चलेगा, 6 महीने चलेगा, 1 साल चलेगा, 2 साल चलेगा, ये पूछते हैं। इन सम केस यू मे हैव सीन दैट इवन द वारंटी इज सोल्ड separately as a commodity, but does the say about it here in this section of the concept of condition and warranty. We will see the manner in which we can define these terms and also the manner in which they derive the legality in the light of the Sale of Goods 1930 Good Act 1930 1930 एक्ट के अंडर सेल ऑफ गुड्स में ये बताया गया है कि अगर वो आदमी आपको जो वारंटी पीरियड के बारे में बताया कि ये 1 साल का है, 2 साल का है, अगर वो नहीं एग्री करता है, दूसरे बार अगर आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है तो आप उस पर लीगल वे से उस पर मुकदमा भी चला सकते हैं। बेसिकली ऐसा सब जगह होता नहीं, क्योंकि वो 100, 200 या 500 चीज़ों के लिए क्या आप मुकदमा करोगे, तो इसीलिए। लेकिन अगर कोई बड़ा चीज़ का आपने ट्रांजैक्शन किया है जिसका प्राइस ज़्यादा है, तो अगर वो इस बात से मुकर जाता है तो आप उस पर केस कर सकते हो। और ये सारा चीज़ जो लीगली वैसे कंडीशन, इसके जो भी कॉन्सेप्ट है या जो भी कंडीशन है वारंटी के, ये लीगली वैसे प्रोसीड किया जाता है एक्ट सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंडर। अब यहाँ पे बात करते हैं वारंटी एंड कंडीशंस के बारे में कि वारंटी एंड कंडीशंस इसके क्या क्या है। तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पार्टीज may make certain statements about the stipulation or the course of trade। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो पार्टीज होते हैं वो क्या स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, स्टिपुलेशन क्या बनाते हैं, कोर्स ऑफ ट्रेड क्या बनाते हैं, इसके बारे में समझते हैं। दिस stipulation in the contract of sale are made with reference to the subject matter of the sales. These stipulations may either be a condition or in the form of a warranty. The provision of the conditions and warranty are provided in the section 11 to 17 of the Act. The stipulation are the essence of the contract of sale and breach of this stipulation provides a remedy to the aggrieved party। अब ये क्या होता है, सेक्शन 11 to 17 में ये बताया गया कि वारंटी और कंडीशंस में क्या क्या स्टिपुलेशंस लगाए गए हैं, इनका क्या क्या स्टेटमेंट्स होता है, ये सारी चीज़ें बताई गई कि वो कंडीशंस कहाँ कहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं, किस तरीके से प्रोवाइड किया जाता है, वो कहाँ कहाँ वारंटी होता है, कहाँ कहाँ कंडीशन होता है, ये सारी चीज़ें बताई गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन वारंटी और कंडीशन। अब यहाँ पे बात करते हैं कंडीशन और वारंटी का डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले नेचर। अ वारंटी इज ओनली कोलेट्रल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Condition, it is essential to the main purpose of the contract. Exemption from performance in case of a breach of the stipulation. In this case, the aggrieved party can't rescind the contract but claim damages only. इस वारंटी में क्या होता है कि जो भी पार्टी का प्रोडक्ट खराब हुआ है वो डैमेज को क्लेम कर सकता है, लेकिन वो चेंज नहीं कर सकता है। लेकिन कंडीशंस में क्या होता है, द एग्रीगेट पार्टी कैन रिपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज एक्सेप्टेड फ्रॉम परफॉर्मेंस एंड कैन ऑल्सो क्लेम डैमेजेस। और ये उस चीज को चेंज भी कर सकता है और उसके डैमेज को क्लेम भी कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट के बारे में समझते हैं। ब्रीच ऑफ द वारंटी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ कंडीशन। कंडीशन में अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन मे बी ट्रीटेड एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। ठीक है, अब हम लोग वीडियो के लास्ट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स के बारे में समझेंगे और इसका एक लास्ट 3 पॉइंट है वो भी हम लोग समझते हैं। तो द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर इन इंपॉर्टेंट इन व्यू ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी का जो पासिंग होता है, गुड्स जो हम लोग प्रॉपर्टी जो बेचते हैं, सेल करते हैं, एक बायर से दूसरे सेलर से बायर को बेचते हैं, तो उसके भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स, रीजन और रूल्स। इट इज ओनली द ओनर हु हैज अ बियर द रिस्क ऑफ लॉस
In a sale, the buyer has to bear the loss in case the goods are destroyed while in the custody of the seller. ये उस तब तक उसका रिस्क होता है ओनर का जब तक वो बेच ना दे, उसका रिस्क ऑफ लॉस भी होता है कि हो सकता है आपका प्रोडक्ट नहीं भी बिके. द बायर हैज टू बियर द लॉस इन केस द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड. और बायर का एक और रिस्क होता है कि हो सकता है वो उसने खरीदा और उसका बाद वो सामान उस काम का नहीं रहा, तो ये भी एक लॉस होता है. तो ये दोनों एक तरह का रिस्क होता है जिसका कस्टडी सेलर के पास होता है. फिर आता है if the goods are destroyed by the action of a third party, it is only the owner who can take action against such a person. अब 3 लोगों के बीच में ये चीज हो रहा है, कस्टमर, सेलर और किसी दूसरे के बीच में, तीसरे के बीच में. अब उस बीच में आपका थर्ड पार्टी जो है वो आपका प्रोडक्ट को खराब कर देता है. तो ये जो इस वक्त जो उस प्रोडक्ट का ओनर होगा वो चार्जेस करेगा कि इसके साथ किस तरीके का बर्ताव किया जाए या फिर किस तरीके से इससे उस प्रोडक्ट का प्राइस वसूला जाए. इन द इवेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द सेलर और द बायर, द क्वेश्चन वेदर द ऑफिशियल रिसीवर कैन टेक ओवर द गुड्स और नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज पास्ड फ्रॉम देयर सेलर टू बायर. अब यहाँ पे इंसॉल्वेंसी भी होता है सेलर और बायर का, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ऑफिशियली रिसीव किया जाता है, उनको समझा जाता है और वो डिपेंड करता है सेल ऑफ गुड्स का ओनर के बारे में कि वो किसको ओनरशिप देंगे. द सेलर कैन स्यू द बायर ऑफ द प्राइस फॉर द प्राइस ओनली इफ द गुड्स हैव बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द बायर. तो इससे समझाने की मुझे जरूरत नहीं है, आप अच्छे से समझ गए होंगे. अब हम लोग बात करेंगे द रूल्स रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ द प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू बायर इन द सेल ऑफ गुड एक्ट आर गिवन बिलो. रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल ऑफ गुड एक्ट, इसके भी कुछ मेन पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स के बारे में हम लोग समझते हैं. व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल of uncertain goods, no property in the goods is transferred to the buyer unless and until the goods are ascertained. When there is a contract for the sale of specific ascertained goods, the property is such goods passes to the buyer at the time the parties intend it to pass. The terms of the contract and the circumstance of the case will indicate the intention of the parties. When there is an unconditional contract for the sale of specific goods in a deliverable state, the property in the goods passes to the buyer when the contract is made. The fact that the time of payment of the price or the time of delivery of goods has been postponed does not prevent the property in goods to pass to the buyer. When there is a contract for the sale of specific good not in a deliverable state, the property in the goods does not pass until the seller has made it in a deliverable state. When there is a contract or the sale of specific goods is deliverable state that and the seller has to weigh or measure the goods of determine the price, the property in such goods does not pass until the price is determined. तो यहाँ पे क्या बताया गया कि जितने भी तरह के सेलर और बायर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, जब तक सेलर राजी नहीं होगा तब तक वो बेच नहीं सकता, जब तक बायर राजी नहीं होगा तब तक बेच नहीं सकता. अब हो सकता है कि सेलर बहुत बार आपसे बार्गेनिंग कर रहा हो, तो वो भी एक मंजूरी होता है कि वो बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत पैसा कम कर रहा है. अगर आप में वो इच्छुक है कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो उसके बार्गेनिंग को, तो फिर ठीक है. अगर नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा. अब यहाँ पे बात होता है कि कई बार होता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो डिले हो जाता है कि आपने देने का बात इस दिन किया था लेकिन आपने दे उस दिन रहा है. ऐसा बहुत सारा टाइम होता है ऑनलाइन सर्विसेज में कि आप लोगों ने कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगाए तो वहाँ भी होता है कि टाइम का डिले हो जाता है. आपने कभी और खरीदा कभी और दिन और आया कुछ और दिन, आपको प्रॉमिस किया गया था कुछ और दिन, तो इस तरीके का भी कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो ये सारे तो थे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गुड्स के वारंटी कंडीशंस हमने जाने, सेल ऑफ गुड्स के ट्रांसफर जाने की, प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किस तरीके से होता है.
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो जाते जाते वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जुड़े रहें माइंड स्टडी पॉइंट के साथ। वीडियो को पूरा देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।